जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूं अस्मितामूलक विमर्श। यह टॉपिक कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में संक्षेप में है तो कई विश्वविद्यालय में विस्तार से एमए के पाठ्यक्रम में बीजपत्र रखा गया है और छात्र परेशान होते हैं ये अस्मितामूलक विमर्श क्या है। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आज का वीडियो सुनने के बाद आपको अस्मितामूलक विमर्श पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। इसे हम 2 वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिसमें हम अस्मितामूलक विमर्श की अवधारणा, उसका अर्थ, स्वरूप और उसके मूल में कौन सी दृष्टिकोण या कौन सी विचारधारा रही है, वह किन विभिन्न रूपों में साहित्य में छाया हुआ है, इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर आप तक बीए के पाठ्यक्रम, एमए के पाठ्यक्रम और हिंदी में सेट नेट की तैयारी करने वाले और सभी प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए आवश्यक स्टडी मटेरियल, अध्ययन सामग्री दी गई है, नोट्स के साथ हैं। आप अपने दिनक्रम में कार्य करते करते वीडियो को सुनते हुए भी अपने पाठ्यक्रम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अस्मितामूलक विमर्श। दोस्तों, आपने ये विमर्श नाम का शब्द कहीं ना कहीं सुना ही हुआ होगा अब तक। विमर्श, हम कहते हैं कि विचार विमर्श कर रहे हैं। विमर्श से क्या तात्पर्य है? किसी विषय को लेकर हम जो सोचते हैं, सोच विचार करते हैं और उस पर जो चर्चा करते हैं, हम उसे विमर्श कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में इस विमर्श को अत्यधिक महत्व है, क्योंकि साहित्य में जिन विषयों की चर्चा की जाती है, विमर्श या चिंतन किया जाता है, उसका परिणाम समाज पर गहरे रूप में दिखाई देता है, उसका परिणाम संस्कृति पर दिखाई देता है। इसलिए साहित्यिक विमर्श में इनका महत्व बहुत अधिक है। तो ये अस्मितामूलक विमर्श क्या है? तो आइए शुरू करते हैं हम। विमर्श से तात्पर्य विचार व विवेचन से है, जो किसी तथ्य अथवा परिस्थिति पर विचार करके सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ वास्तविकता को व्यक्त करता है। अस्मितामूलक विमर्श हाशिए पर खड़े लोगों की मौजूदगी। अब ये हाशिए पर खड़े लोग मतलब कौन से लोग? तो मुख्य प्रवाह जो समाज की धारा है, मान लीजिए नदी है, नदी की जो मुख्य धारा है उस धारा को नहीं, उसके किनारे पर जो खड़े हैं या किनारे पर जिनको धकेल दिया गया है, उनके बारे में सोचा नहीं गया है, तो ऐसे समाज की मुख्य धारा से बाहर कर दिए गए उन्हें कहा जाता है हाशिए पर खड़ी, किनारे पर खड़ी। तो समाज में एक वर्ग जिसको पूरी तरह से उनके अस्तित्व को ही नकारा गया या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, फिर वो दलित हो सकते हैं, स्त्री हो सकती है, आदिवासी हो सकती है, किन्नर हो सकते हैं। तो ये इन सभी के माध्यम से या इन सभी के प्रश्नों पर जो चर्चा साहित्य में होती है उसे ही अस्मितामूलक विमर्श कहा गया है। तो और स्पष्ट करते हैं हम इसे। अस्मितामूलक विमर्श हाशिए पर खड़े लोगों की मौजूदगी और उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी तथा उनके जीवन संघर्ष पर विचार विवेचन करते हुए उनकी वास्तविक स्थिति का उद्घाटन करना एवं उनके प्रति मानवीय संवेदना को उभार कर उनकी दशा में परिवर्तन लाना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अस्मितामूलक विमर्श उन सभी परंपरागत तर्कसंगत मान्यताओं, सिद्धांतों व विचारों का विरोध करता है जिसमें किसी पक्ष या वर्ग की सत्ता एवं उनकी समस्याओं की उपेक्षा हुई है, जिससे वह द्वयम दर्जे में रहने को मजबूर हुआ है। सामान्यतः अस्मितामूलक विमर्श किसी सिद्धांत अथवा विचार की अपेक्षा व्यक्ति को महत्व देता है। यह उन सभी विचारों, संस्थाओं, मान्यताओं का विरोध करता है जो मानवीय पक्षों को गौण बनाते हैं तथा उनकी समस्या एवं अधिकारों की उपेक्षा करते हैं। अस्मितामूलक विमर्श को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक माना है और अस्तित्व के मूल में मानवतावादी दृष्टिकोण को स्थान दिया है। अस्मितामूलक विमर्श यह बतलाता है कि
किसी एक पक्ष से जुड़े विचारों, बाह्य व आंतरिक परिस्थितियों, मान्यताओं को दूसरे पक्ष पर थोपा नहीं जाना चाहिए। उसे अपने जीवन की प्रवाहमयता का चुनाव स्वयं करने देना चाहिए। अस्मितामूलक विमर्श के मूल में अस्मिता और अस्तित्व के लिए संघर्ष रहा है और इस संघर्ष की शुरुआत दो पक्षों में किसी एक पक्ष को महत्व न देना, किसी एक पक्ष पर जबरन अर्थात उनके आचार विचार, मान्यताओं, परंपराओं के नाम पर जबरन दबाव बनाकर अधीनस्थ व अधिकारों से वंचित रखने की प्रवृत्ति तथा किसी एक पक्ष को अक्षम मानकर उसके प्रति हीनताजन्य व पक्षीय विचार रहे हैं, जिससे पीड़ित, वंचित, शोषित, दमित पक्ष स्वयं की स्वतंत्रता, अस्तित्व को लेकर सोचने पर विवश होता है। हिंदी साहित्य में अस्मितामूलक विमर्श 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ होकर शीघ्र ही विस्तृत फलक या विस्तृत स्वरूप व आयामों में अपने आप को व्याप्त कर लिया है। आज अस्तित्वमूलक विमर्श को मानवीय और मानवेतर दो स्वरूपों में देखा जा सकता है। मानवीय स्वरूप में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, किन्नर विमर्श, आदिवासी विमर्श, बाल विमर्श, वृद्ध विमर्श, किसान मजदूर विमर्श, युवा विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श इत्यादि रूपों में परिलक्षित होते हैं या दिखाई देता है। तथा मानवेतर स्वरूप में या मानवेतर रूप में पर्यावरण विमर्श, पशु पक्षियों का विमर्श, सांस्कृतिक विमर्श, भाषाई विमर्श इत्यादि देखने को मिलते हैं। साहित्य में अस्मितामूलक विमर्श दो दृष्टिकोण से प्रचलित हुआ। इसमें प्रथम सहानुभूतिपरक लेखन है। इसके अंतर्गत लेखक स्वयं उस पक्ष से संबंधित नहीं होता है जिस पक्ष का विमर्श वह साहित्य में कर रहा है। मतलब कोई दलित विमर्श पर लेखन कर रहा है लेकिन वह लेखक स्वयं दलित नहीं है, तो उसके मन में दलितों के प्रति सहानुभूति है। तो ऐसा एक पक्ष है या ऐसे पक्ष की लेखक है जो साहित्य में दलित जीवन की समस्याओं का, उनकी आशा आकांक्षाओं का चित्रण कर रहे हैं। इस प्रकार के लेखन को परकाया प्रवेश मूलक लेखन भी कहा जा सकता है, जिसमें लेखक दूसरों के जीवन संघर्षों को देखता है, सोचता है, उसके जीवन संघर्षों को साहित्य में उकेरते हुए विचार व विवेचन करता है तथा मानवीय संवेदना को जागृत करने का प्रयास करता है। जैसे प्रेमचंद की रचना ठाकुर का कुआं व सदगति, यह कहानी देख लीजिए। इसमें ठाकुर का कुआं में दलित जीवन की समस्या का चित्रण किया है गंगी और अन्य पात्रों के माध्यम से। उसी प्रकार सदगति कहानी में भी चित्रण आया है। तो इसमें इस प्रकार का सहानुभूतिपरक लेखन भी अस्मितामूलक विमर्श का एक रूप है जिसमें हमें दृष्टिगोचर होता है। और दूसरा दृष्टिकोण स्वानुभूतिपरक लेखन है जिसमें साहित्यकार स्वयं उस पक्ष से संबंधित है, यहाँ पर उसे नहीं तो उस पक्ष से संबंधित है, इसलिए उसमें अभिव्यक्ति की तीव्रता है। जैसे स्वयं दलित लेखक दलित साहित्य लिखे या आदिवासी लेखक आदिवासी साहित्य लिखे और स्त्री अपने अनुभूति को स्त्री विमर्श से व्यक्त करे, स्त्री जीवन की समस्याओं का चित्रण जब वो करती है तब वह स्वानुभूति परक लिख रही है। तो ऐसे दो दृष्टिकोण हैं, एक सहानुभूति परक यानी परकाया प्रवेश करते हुए खुद अनुभव नहीं है लेकिन कल्पना करते हुए या जो समाज में देखा है उसको व्यक्त करना, आदिवासी जीवन के बारे में हो या अन्य जो दरकिनार कर दिए गए हैं, जो हाशिए पर खड़े हैं, ऐसे लोगों के बारे में लिखना, एक दृष्टिकोण वो है। दूसरा है स्वयं अनुभूति किया है और वो स्वयं दलित है या आदिवासी है या स्त्री है और उन्होंने जो कुछ सहा है, भोगा है, अनुभव किया है, तो ऐसा लेखन स्वानुभूतिपरक लेखन है। तो ऐसे दो दृष्टिकोण दिखाई देते हैं अस्मितामूलक लेखन में या अस्मितामूलक विमर्श में। अब देखते हैं हम अस्मितामूलक विमर्श की अवधारणा और स्वरूप। सन 1960 के बाद भारतीय साहित्य की समीक्षा में विमर्श शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय व्यवस्था में
दुष्ट चक्र के में दबे कुचले लोग स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पाकर जागृत हुए और अपनी अस्मिता के लिए संगठित होकर संवैधानिक अधिकारों की मांग करने लगे। सदियों से पीड़ित, सुविधाओं से वंचित यह वर्ग अब अपनी आप बीती की स्वानुभूति साहित्य में दर्ज करने के लिए बाध्य हुए। उनकी वेदना, पीड़ा, समस्या, संघर्ष और आक्रोश का स्वर ही साहित्य में विमर्श के रूप में शुरू हुआ। विमर्श शब्द का शाब्दिक अर्थ है विचार मंथन, समीक्षा, आलोचना, गुण दोष का विचार या विवेचन अथवा परामर्श। प्रस्थापित साहित्य में पहले इसका विरोध हुआ, लेकिन अब विमर्श साहित्य में स्थापित होकर केंद्रीय स्थान पर चर्चा का विषय बना है। अब देखते हैं विमर्श का स्वरूप। विज्ञान ने अनेक सफल प्रयोगों के बाद यह साबित किया है कि दुनिया के सभी मनुष्य जैविक स्तर पर समान हैं। बौद्धिक, भावनिक और रंग रूप शरीर रचना की दृष्टि से उनमें अंतर हो सकता है और है भी, परंतु जैविक स्तर पर तथा ज़रूरत के स्तर पर मनुष्य सर्वत्र समान है। विज्ञान की स्थापना विमर्श की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विमर्श का बिंदु तो यही है कि मनुष्य, फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह सर्वत्र समान है। यूरोप में रंग अथवा वंश के आधार पर भेद किया जाता था, तो भारत में वर्ण, जाति के आधार पर। इस भेदवादी या असमान समाज रचना के विरोध में जब हाशिए का समाज, यानी जो किनारे पर ढकेल दिया गया है, ऐसा हाशिए का समाज संगठित होकर विद्रोह करने लगता है, तब उनकी दशा को लेकर विमर्श या बहस की शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार विमर्शों के मूल में श्रेणीबद्ध समाज रचना, रंग, वंश, लिंग यह कारण रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे विमर्श का मूल तत्व क्या है, विमर्श की अवधारणा क्या है, विमर्श का प्रारंभ कब हुआ, विमर्श की परंपरा क्या है, विमर्श का प्रयोजन या उसकी आवश्यकता अथवा उद्देश्य क्या है, और अस्मितामूलक विमर्शों की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, स्त्री विमर्श की अवधारणा क्या है, स्त्रीवाद का अर्थ क्या है, और नारी विमर्श की वैचारिकता क्या है, आदि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। हम आज के लिए यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक इसी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।